हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की सामाजिक विज्ञान को लेकर। ये वीडियो होगा 80 नंबर का। आपको पता है कि सब्जेक्टिव जिनका पेपर है उनका 80 नंबर का एग्ज़ाम होना है और 80 अंक में अगर आपको 80 में से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं, आप ये समझिए कि अगर आप इसमें 60 प्लस 65 प्लस करते हैं तो इट मीन्स कि आपको बीपीएससी में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि 40 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा जो बिल्कुल कॉमन होगा और जो सबके लिए बराबर होगा, लेकिन ये वीडियो जो है वो 80 नंबर का रिलेटेड होगा। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये जो वीडियो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, टॉप 10 से क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और वो नोट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि नोट्स जो बता रही हूँ उस नोट से भी आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला है क्वेश्चन, टीथे क्या था या एक प्रकार का कैसा कर था। तो देखिए, टीथे जो था वो एक तरीके का धार्मिक कर था। पहला पॉइंट आपका हो गया कि टीथे क्या था, तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। आपको पता है कि फ्रांसीसी समाज उस शताब्दी 18वीं शताब्दी की बात करें तो 3 स्टेटस में बटा था, जिसमें से प्रथम वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग था और तीसरा वर्ग जो था वो सामान्य वर्ग था। यही सामान्य वर्ग में वकील, इंजीनियर, किसान, मजदूर, हर प्रकार के व्यक्ति इसमें आते थे और इन्हीं ये 90% थे। और ये 90% लोग जो थे वो जितने भी तरीके का कर होता था, टीथे, टाइल, ये सारा प्रकार का कर ये देते थे। ये जो वर्ग था जिसे हम पादरी वर्ग कहते थे ये धार्मिक कर लेता था। इसके अलावा उपज का 1/10 भाग होता था, ये भी ये इनसे वसूल करते थे। तो कंडीशन जो बात थी वो तीसरे स्टेटस की बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और चूंकि 90% थी, 90% लोग इस कैटेगरी में आ रहे थे, इस स्टेटस में आ रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में जो स्वतंत्रता हुई या फ्रांस में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फ्रांस का जो स्वतंत्र हुआ उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था, यही 90% वाली जनसंख्या थी जो ये तीसरा प्रकार में आती थी। ये जो थे ये शोषण होते थे किससे, पादरी वर्ग से और कुलीन वर्ग, ये दोनों वर्ग इनका मिलकर के क्या करते थे, शोषण करते थे। तो एक दिन एक ऐसा टाइम आया कि ये 90% जनसंख्या कहने लगी कि हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया जाए। क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी तो इसलिए इनका क्या था, पलड़ा भारी होता। लेकिन वहाँ के सम्राट ने इन चीज़ों को नहीं माना, जिसके कारण नेशनल अपने को ही इन्होंने मिल करके नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और इस प्रकार फ्रांस का क्या बनता है, फ्रांस स्वतंत्र होता है, उसका संविधान बनता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन है कि टीथे क्या था, तो टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था और टाइल भी आपसे पूछेगा, वो भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर भी कह सकते हैं और एक सामान्य कर था। कृषि कर भी लिया जाता था जो 1/10 हिस्सा होता था, ये भी यही वसूलते थे। तो ध्यान रखिए तीसरे स्टेटस की स्थिति क्या थी, सबसे खराब थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार घोषणा पत्र की पेंटिंग किसने बनाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास करिए कि जो 10-10 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें नोट से रिलेटेड आप कंफर्म मानिए कि आपके 3 से 4 प्रश्न एक वीडियो से आपके कंफर्म समझिए कि आएंगे। मानव अधिकार का घोषणा पत्र कब बना ये नहीं है, पेंटिंग किसने बनाई। ले बार्बिए ने ये पेंटिंग बनाई थी। ये भी एनसीईआरटी का क्लास 9 का क्वेश्चन है। मानव अधिकार घोषणा पत्र की पेंटिंग जो थी वो ले बार्बिए ने बनाई थी। फ्रांस में जब भी हम बात करते हैं तो मानव अधिकार का घोषणा पत्र, 1-2 डेट आप हमेशा याद रखे रहिए। एक डेट है 27 अगस्त की, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 21 जनवरी 1973 में ध्यान रखिएगा लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद किसका आता है, फिर ये भी याद रखिएगा कि 1805 में आता है कौन, नेपोलियन। और नेपोलियन क्या होता है, नेपोलियन की जो है, नेपोलियन का शासन से पहले किसका शासन, डायरेक्टरी का शासन होता है। डायरेक्टरी के शासन से पहले किसका शासन होता है, तो रॉबस्पियर का शासन होता है। रॉबस्पियर के शासन को आतंक का शासन कहते हैं और इसका सिर्फ 1 साल तक शासन चला था और इसने 1 साल में लगभग 20,000 लोगों को गिलोटिन किया था। अब इसकी प्रजा भी इससे क्या करने लगी थी, डरने लगी थी। इस कारण रॉबस्पियर को गिलोटिन किया गया। उसके बाद डायरेक्टरी के शासन आता है, डायरेक्टरी के बाद से फिर आता है 1805 में नेपोलियन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्सिका द्वीप जो है नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक,
आगे बास्तील का पतन कब हुआ? तो देखिए बास्तील का पतन होता है 14 जुलाई 1789 को। बास्तील क्या था? तो बास्तील एक प्रकार का कारागृह था। इसमें बताते हैं कि 8 या 9 ही सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि भारतीय थे जिनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था। और ये इतना बड़ा किला था और इसमें ये एक प्रकार का किला था, जेल थी जिसमें केवल 7 और 8 ही कैदी थे। और ये भी वो कैदी थे जो वहाँ के लोगों की, जो वहाँ के सम्राट के लोगों का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो ज़्यादा ये नहीं था। तो वहाँ के सारे लोगों ने मिल करके, जब सिर्फ एक अफवाह उड़ी कि सम्राट क्या कर रहे हैं, लोगों पर गोलियां बरसाने वाले हैं, तो सारे लोग मिल करके बास्तील पर क्या किए? किले को ढा दिया, गिरा दिया और वहाँ के थोड़े थोड़े ईंट को, कुछ इमारतों को, कुछ छोटे छोटे पत्थरों को, कंकड़ों को अपने पास रखे यादगार के तौर पर, कुछ को बेच दिया। किस पे? बाजार में ले जाकर बेच दिया कि नाप तौल में इकाई के रूप में प्रयोग किया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि बास्तील का पतन से ही इसकी शुरुआत हो जाती। कब होता है? 14 जुलाई 1789 को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी है। जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़े होंगे, बुक पढ़ी होंगी, उनको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन, किन देशों के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ? तो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ। आपको पता है, जब हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं या इटली का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं, तो हम इनमें से कुछ कुछ का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जब हम यूरोप के बारे में पढ़ता है तो आपको पता है कि ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने शुरुआत में ही 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे अमेरिका में। ध्यान रखिएगा। और ये अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे शक्तिशाली अगर देशों की गणना होती है, आपको पता है कि 1914 से होती है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, और ये लगभग 4 वर्ष तक चलता है। और 1918 तक आते आते आपको पता है कि अमेरिका की कंडीशन जो होती है वो सबसे शक्तिशाली देशों में होता है। धुरी राष्ट्र की क्या हो जाती है? पराजय होती है। और मित्र राष्ट्र की क्या होती है? जीत होती है। और मित्र राष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली देश जो होता है वो होता है अमेरिका। और आपको पता है कि इन्हीं अमेरिका के बीच में, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में होता है त्रिकोणीय दास व्यापार। आपको पता है कि दास व्यापार क्या होता है? तो त्रिकोणीय दास व्यापार जो होता था तो वो ये होता था, आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको इस तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए कोई कंट्री यहाँ पर है और कोई कंट्री यहाँ पर है और कोई कंट्री इस जगह पर है, तो अगर इस कंट्री को इस कंट्री से व्यापार करना है तो सीधे सीधे ऐसे व्यापार, लेकिन रास्तों का हेर फेर कुछ ऐसा होता था कि ऐसे घूमकर व्यापार होना पड़ता था। तो इन तीनों देशों के बीच में एक त्रिकोणीय दास व्यापार होता है और उन लोग ये डिसाइड करते हैं कि आप हमारे यहाँ से रास्ता क्या करेंगे? आप हमारे यहाँ से रास्ता निकालिए, आप हमारे देश से होते हुए, हमारे बंदरगाह से होते हुए क्या निकालिए? रास्ता निकालिए और व्यापार करिए। और कुछ क्या करिए? कंडीशंस के साथ, यानी कुछ कर देते हुए, कुछ बंदरगाह कर देते हुए, कुछ समुद्री कर देते हुए क्या कर दीजिए? तो ये समझौता होता है किन तीन देशों के बीच में? यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। ठीक, आगे क्वेश्चन, जैकोबिन के पतन के बाद किसका शासन आता है? आपको पता है जैकोबिन पतन के बाद शासन आता है, डायरेक्टरी का शासन आता है। इसी शासन के पतन के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा। अब जैकोबिन क्या था? तो जैकोबिन एक क्लब था जो सामान्य लोगों के हितों में था। जो सामान्य लोग जो थे वो मिल करके एक जैकोबिन क्लब का निर्माण करते हैं। और जैकोबिन क्लब जो थे ये ब्रीचेस का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यानी जो जैकेट पहनने वाले लोगों का, जो अमेरिकी जैकेट या यूरोप के जो जैकेट पहने जाते थे उनका विरोध करते थे। और इनका मानना था कि हम पतलून पहनेंगे, लाल धारी वाली पतलून, लाल टोपी पहनते थे और अपने आप को एक साइड, एक व्यापार, मतलब एक संघ का, समझिए इस चीज को, समझिए कि एक संघ का, एक क्लब से अपने आप को संगठित करते थे। तो इसके लिए कि हम एक संघ से हैं, ये पतलून धारी, लंबी लंबी पतलून पहनते थे, लंबी धारी में लाल टोपी पहनते थे, ताकि हम पता कर सके कि हम जैकोबिन क्लब के हैं। इसी में एक सदस्य होता है रॉब्सपियर, जिसके शासन को हम आतंक का शासन कहते हैं। बार बार इन चीजों को रिपीट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न ही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी रॉब्सपियर ने क्या किया कि इतना ज्यादा, एक साल के शासन 1793 से लेकर 1794 के बीच में उसका शासन इतना ज्यादा गिलोटिन पर देने वाला था कि वो महिलाओं से लेकर पुरुषों तक को उसने कम से कम 20,000 लोगों को, ये भी क्वेश्चन चूंकि आपसे कभी पूछा जा सकता है, 20,000 लोगों को साल भर में इसने गिलोटिन किया था। तो इसके पतन के पश्चात, चूंकि इसके अंडर में काम कर रहे थे वो भी अब इससे डरने लगे थे, इसलिए इसको भी कुछ मुकदमे में दोषी ठहराया गया और बाद में रॉब्सपियर को भी गिलोटिन कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, उसके शासन के पतन के पश्चात डायरेक्टरी का शासन आता है।
नेशनल कन्वेंशन कब बना? 21 सितंबर 1792 को, यानी फ्रांस रिपब्लिक होता है 21 सितंबर 1792 को। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि फ्रांस रिपब्लिक कब हुआ, तो या नेशनल कन्वेंशन कब बना, तो 21 सितंबर 1792 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन, हंगरी में आधे से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो हंगरी में आधे से अधिक लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। अब यहाँ भाषा से संबंधित ये प्रश्न है कि आपको पता है कि जब आप श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर सिंघली भाषा चलती थी। ठीक, और 1956 में क्या हुआ, जब माफ करिए, जब भारत में ऐसा हुआ कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। क्यों? क्योंकि ये बताया गया कि जो यहाँ इसमें भी ऐसे ही हुआ कि जब श्रीलंका में सिंघली भाषा को वहाँ की राजभाषा बता दी गई कि नहीं, अब जो सिंघली भाषी होंगे, जो सिंघली बोलते होंगे वही उसकी, तो वहाँ पे जो मोस्टली आपको पता है कि उधर के दक्षिण भारत के मोस्टली लोग श्रीलंका में जाकर निवास करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी एक भाषा को हमारे ऊपर थोप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, जो हम बोल चाल कर बड़े हुए, पढ़े लिखे, हम जिस भाषा में पढ़े लिखे, उस भाषा को छोड़कर हम किसी दूसरी भाषा को अपनी राजभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते। इसलिए बाद में सिंघली भाषा को वहां से हटाया गया और बताया गया कि नहीं, कोई भी एक प्रॉपर भाषा जो होगी वो सिंघली वहां पर सभी लोगों के द्वारा मान्य नहीं की जाएगी। यानी सिंघली को बताया गया कि सिंघली भाषा बोलने वाले चूंकि लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कम लोग हैं, उन पर यह भाषा नहीं थोपी जाएगी। इसलिए फिर तय किया गया कि जो भाषा, जो लोग पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, उनको उस भाषा को समझने का, उन पर व्यापार करने का और उस पर नौकरी करने का पूरा अधिकार है। तो ध्यान रखिए कि भाषा से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस बार भी पूछा गया था जो परीक्षा रद्द हुई है। तो उसमें हंगरी में आप जानते रहिए कि आधे से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते थे? मैग्यार भाषा। चिली में तख्ता पलट कब हुआ? 11 सितंबर 1973 को। ध्यान रखिएगा, अब इसको भी बहुत अच्छे से समझिए, बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करती हूँ। मेरा मकसद ही यही है कि आप चीजों को इतने अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए, चिली एक देश था, इस देश में तख्ता पलट होता है 11 सितंबर 1973 को। आयंदे का नाम आपने सुना होगा। तो आयंदे की सरकार होती थी और पिनोशे की सेना ने क्या किया कि नौसेना ने मिल करके ये आयंदे की सरकार को क्या कर दिया? पलट दिया, और पिनोशे की सरकार को क्या बना दिया? वहां का राष्ट्रपति बनाया। ये जो पिनोशे की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ आयंदे को ना सिर्फ मार गिराया, मतलब मारा नहीं, मतलब उन्हें उनके घर पर बम गिराया, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को अगवा कर लिया, उनके साथ खूब प्रताड़ना की गई और आयंदे की सरकार का क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया गया 11 सितंबर 1973 को। और आयंदे के नेतृत्व में जो नौसेना अधिकारी थे, जो इनके साथ सामर्थ्य नहीं दिए, इनका समर्थन नहीं किया, उन्हें भी पिनोशे के नौसैनिकों ने क्या कर दिया? मारा और उनके घर को तबाह कर दिया पूरी तरीके से। और ये जो सरकार बनाते हैं पिनोशे, वो सिर्फ क्रूर नहीं थी बल्कि अलोकतांत्रिक थी। इस तरीके से अलोकतांत्रिक होने के साथ साथ जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से इन्होंने क्या कर दिया? बनाया, स्टार्ट किया। लेकिन पिनोशे की जो सरकार थी वो क्रूर थी और अलोकतांत्रिकवादी थी। और आपको पता है कि यदि किसी देश में तंत्रात्मक अगर देश बना हुआ है तो लोगों में उसको अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार नहीं है, ना वोट देने का अधिकार होगा, ना वो किसी अधिकारी को जाकर किसी तरह की कोई शिकायत कर सकते, ना किसी चुनावी कार्रवाई में भाग ले सकते थे। तो इस तरीके से जो थे वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा? लोग एकमत होने लगे और इस तरीके से आगे चल करके इन्हीं की एक नौसेना अधिकारी होते हैं, उनकी बेटी आगे चलकर मिशेल जो होती वो आगे चल के चिली में क्या बनती है? राष्ट्रपति बनती है। और उन्हीं के नेतृत्व में चिली में पहली बार लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली में तख्ता पलट कब हुआ? 11 सितंबर 1973 को। ठीक, आगे क्वेश्चन, 1980 में पोलैंड पर कौन सी सरकार का शासन था? तो पॉलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी का था, जो जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 में पोलैंड पर कौन सी सरकार का शासन था? तो पोलैंड में थी पॉलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके इसी में से आएंगे। ऐसे ही प्रश्न सीधे पूछ लेते कि नेशनल कन्वेंशन कब बना, आप कंफ्यूज होते हैं। समझिए चीजों को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये किन के देशों के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1980 में, चूंकि आपको पता है जब आप पोलैंड में पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक
पार्टी पढ़ते हैं वो है पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, और ये जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो टॉप 10 क्वेश्चंस में सीरीज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।